इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा होता है और यह वक्त होता है सन 2154 का। यह वह समय है जब इंसानों ने पृथ्वी के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया होता है, इसलिए इंसान ऊर्जा के नए रिसोर्स को अंतरिक्ष में ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें पेंडोरा नाम के एक चांद के बारे में पता चलता है जो अल्फा सेंटुरी स्टार सिस्टम में है और वहाँ पर अनोब्टेनियम नाम का मिनरल बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। उस मिनरल के कुछ ग्राम की कीमत पृथ्वी पर करोड़ों रुपए में है, लेकिन यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला है और साथ ही में यहाँ पर 10 फीट लंबे नीली चमड़ी के ह्यूमनॉइड सैपियंट्स रहते हैं जिन्हें नावी कहा जाता है। इसके बाद हमें आज की हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम जैक सुली है। जैक एक सोल्जर था और जंग के दौरान इसके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए। जैक का एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम टॉमी था और वो एक साइंटिस्ट था जिसे इस मिशन पर आना था, लेकिन उससे पहले ही एक चोर ने कुछ पैसों के लिए उसे गोली मार दी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि मेरा और मेरे भाई का डीएनए सेम था और कंपनी ने मेरे भाई के ऊपर बहुत सारे रुपए लगाए थे, इसलिए मुझे इस मिशन के लिए चुन लिया गया। उसके बाद हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो सभी को बता रहे होते हैं कि यह जगह नर्क से भी बदतर है और हर वो चीज जो यहाँ पर सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कर्नल माइल्स की बातों से हमें पता चलता है कि वो इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और इससे सख्त नफरत करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अब एक साइंस लैब में जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लोन होते हैं। यह क्लोन्स यहाँ पर रहने वाले नावी लोगों और इंसानों के डीएनए को मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं और इन्हें अवतार कहा जाता है। ये क्लोन्स इंसान के दिमाग द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। फिर जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो कि अब उसका हो चुका है। उसके बाद जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रेस अगस्तीन से भी होती है जो इस अवतार प्रोग्राम की हेड है, लेकिन वह जैक से मिलकर ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि उसे उसके भाई टॉमी की जरूरत थी जो एक साइंटिस्ट था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। कोई और ऑप्शन न होने के कारण ग्रेस उसे बॉडीगार्ड के रूप में प्रोजेक्ट में शामिल कर लेती है। कट करके हमें अवतार क्लोन्स को कंट्रोल करने वाली मशीन दिखाई जाती है और जैसे ही जैक उसके अंदर जाता है वह तो सो जाता है लेकिन उसका क्लोन एक्टिवेट हो जाता है। फिर डॉक्टरों के मना करने के बाद भी जैक खड़ा हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलकर बहुत ही तेजी से दौड़ता है क्योंकि रियल लाइफ में उसके पैर पैरालाइज्ड हैं, जिसकी वजह से जैक को अपने नए शरीर में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो जैक को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया, तुम एक बहुत ही काबिल सोल्जर हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक सोल्जर की जरूरत थी। उसके बाद कर्नल जैक को बताते हैं कि जहाँ पर इस ग्रह के नावी लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा अनोब्टेनियम है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे दोस्ती करके उनके ग्रुप में शामिल हो जाओ और जब सही वक्त आए तब तुम्हें उनसे उस जगह को खाली करवाना है ताकि हम आसानी से उस मिनरल को वहाँ से निकाल सकें। और इन सब के बदले कर्नल माइल्स जैक को उसकी असली टांगे ठीक करवाने का ऑफर देता है। जैक को यह ऑफर अच्छा लगता है और वह कर्नल के लिए काम करने को मान जाता है। कट करके हमें जैक, डॉक्टर ग्रेस और उनके कुछ साथी दिखाए जाते हैं जो कैंप से बाहर जाकर यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर रिसर्च करते हैं। तब जैक यहाँ की खूबसूरती को देखने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक खतरनाक जानवर हमला कर देता है। उस जानवर को रोकने के लिए जैक उसे डराने की कोशिश करता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जानवर रुक जाता है लेकिन वो जैक से नहीं डरा होता है बल्कि उसके पीछे उससे भी खतरनाक एक जानवर आ गया था जो इस जगह का सबसे खतरनाक शिकारी है। तब तक डॉक्टर ग्रेस भी वहाँ पर आ गई थी और वो जैक से कहती है कि जितना तेज हो सकता है उतना तेज भागो। वो जानवर जैक को पकड़ने ही वाला होता है कि जैक के सामने एक झरना आ जाता है और वो उसमें छलांग लगा देता है। झरने में कूदकर जैक ने अपनी जान तो बचा ली होती है, लेकिन इसी के साथ वो अपने साथियों से अलग हो जाता है और जैक अब इस खतरनाक जंगल में अकेला होता है और उसे नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तभी हमें पेड़ के ऊपर एक नावी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नेटेरी है और वो जैक को अपने तीर से मारने ही वाली होती है कि उसके तीर पर एक अजीब सी चीज आकर बैठ जाती है जिसे देखकर वह जैक को नहीं मारती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक को अकेले भटकते भटकते रात हो गई है और उसके ऊपर कुछ खतरनाक जानवरों ने हमला भी कर दिया होता है, लेकिन नेटेरी सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैक भी उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, लेकिन नेटेरी ये कहते हुए मना कर देती है कि आसमानी लोग सीख
देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है। और फिर उसी वक्त जैक के ऊपर वही फूल आकर बैठ जाते हैं जो नेटेरी के तीर पर आकर बैठे थे, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जैक के पूछने पर बताती है कि पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं, तुम्हारी आत्मा बहुत ही पवित्र है। फिर वह उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी नेटेरी के कबीले के लोग आ जाते हैं और जैक को बंदी बनाकर उनके सरदार के सामने ले जाते हैं। नेटेरी के पिता इस कबीले के सरदार हैं और उसकी माँ एक स्पिरिचुअल लीडर है जो जैक का खून टेस्ट करके कहती है कि इसकी आत्मा बहुत ही पवित्र है। इसके बाद उनके तौर तरीके वो जैक को सिखाने का फैसला लेते हैं और जैक को सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी नेटेरी को दी जाती है। रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी इसलिए सभी सो जाते हैं और जैसे ही जैक का अवतार सोता है उसका इंसानी रूप जाग जाता है। कैंप में सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि अब तक जैक के अवतार को मार दिया गया होगा, लेकिन जैक बताता है कि वो उनके कबीले में शामिल हो गया है और वो लोग उसे सिखाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सभी बहुत ही खुश होते हैं। फिर उसके बाद जैक को बताया जाता है कि जहाँ पर उनका गाँव है वो एरिया 200 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और उस जमीन के नीचे अनोब्टेनियम का भंडार है। सही समय आने पर तुम्हें उन्हें वहाँ से हटने के लिए बोलना होगा क्योंकि हम किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहते हैं। जैक पूछता है कि अगर वो लोग वहाँ से नहीं हटे तब क्या होगा। कर्नल माइल्स कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, उसके बाद हम अपने तरीके से काम करेंगे। फिर जैक वहाँ पर रोज जाने लगता है। नेटेरी उसे सिखा रही होती है कि किस तरह से पेड़ों पर भागा जाता है और किस तरह से हथियार चलाए जाते हैं। साथ ही में नेटेरी जैक को यहाँ के जानवरों को कंट्रोल करना भी सिखाती है। जैक भी अपना पूरा मन लगाकर सब कुछ सीखता है और फिर एक दिन नेटेरी उसे कहती है कि अब तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। यह इस कबीले का एक रिवाज होता है जिसमें सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब वो सभी कलाओं में माहिर हो जाते हैं तब उन्हें नावी बना दिया जाता है जो कि एक तरह का योद्धा होता है। लेकिन उससे पहले उन्हें अपना इकरान चुनना होगा जो कि एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है और एक योद्धा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इकरान ही चुन सकता है। कट करके हमें दिखाया जाता है कि जैक इस कबीले के और भी लोगों के साथ जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है उनके साथ अपना इकरान चुनने के लिए जाता है और यह सफर बहुत ही लंबा होता है जिसमें वो सभी आसमान से भी ऊपर उड़ने वाले पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जंगली इकरान हैं। जैक को पहला मौका दिया जाता है और उसके ऊपर एक इकरान हमला कर देता है। जैक बड़ी ही मुश्किल से उसे अपने कंट्रोल में लेता है और फिर वो उसकी सवारी करता है। सवारी करते वक्त शुरू में जैक को बहुत सी प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में वह उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके बाद जैक और नेटेरी आसमान की लंबी लंबी सैर करते हैं और इसी बीच नेटेरी को भी जैक से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन जब वो आसमान की सैर कर रहे होते हैं तब एक बहुत ही बड़ा इकरान उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। बाद में नेटेरी बताती है कि उसे तुरुक कहा जाता है और आज तक के इतिहास में सिर्फ 5 बार ही इसकी सवारी की गई है और आखिरी बार ऐसा मेरे दादा के दादा ने किया था। उस वक्त हमारी दुनिया बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन जब मेरे दादा के दादा ने तुरुक की सवारी की तब सभी कबीले एक हो गए। जैक की परीक्षा भी पूरी हो गई थी इसलिए उसे पूरे रीति रिवाज के साथ नावी बना दिया जाता है। फिर नेटेरी जैक को एक पवित्र आत्मा के पेड़ के पास लेकर जाती है और जब जैक अपने बालों को उस पेड़ की लताओं से जोड़ता है तब उसे भी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर नेटेरी बताती है कि अब तुम इस पेड़ की लकड़ी से अपने लिए एक धनुष बना सकते हो और कबीले की कोई भी लड़की को चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैं पहले ही चुन चुका हूँ। नेटेरी समझ जाती है कि वह उसी की बात कर रहा है और वो भी कहती है कि मैं भी चुन चुकी हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अगली सुबह जब वो सो रहे होते हैं तब नेटेरी देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और वो पेड़ों को काट रही है। नेटेरी जैक को उठाने की कोशिश करती है लेकिन जैक इस वक्त इंसानी रूप में उठा हुआ होता है और अवतार वाले रूप में उठने के लिए उसे मशीन में जाना होता है। जैक जल्दी से मशीन में जाता है और जब वो उठता है तब वो देखता है कि इंसान वहाँ के पवित्र पेड़ों को तोड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए वो एक मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कैमरे को तोड़ देता है। यह देखकर सिपाही उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं लेकिन जैक वहाँ से भाग जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके हैं और नावी लोगों ने अपना गांव खाली नहीं किया होता है, इसलिए इंसान उन्हें वहां से जबरदस्ती भगाने के लिए सब कुछ तोड़ने लगते हैं। जैक और नेटेरी कबीले वालों के पास जाते हैं, वहीं पर ग्रेस भी होती है। जैक और ग्रेस उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान यहाँ पर हमला करने वाले हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बताते उससे पहले ही कर्नल ने कैमरे की फुटेज में देख लिया होता है कि जिसने कैमरा तोड़ा वो और कोई नहीं जैक था। कर्नल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर ग्रेस और जैक का स्लीपिंग चैम्बर है। कर्नल पहले ग्रेस का और उसके बाद जैक का स्लीपिंग चैम्बर बंद कर देता है जिससे वो दोनों इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं।
वो दोनों सबको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस तबाही को रोक दो, क्योंकि यहाँ पर सभी पेड़ों के बीच एक न्यूरल कनेक्शन है और जिस गांव पर वो लोग हमला कर रहे हैं वहाँ पर नावी लोगों के कई सैकड़ों परिवार रहते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इन दोनों को एक आखिरी मौका दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है उस जगह को खाली करवाने के लिए, और अगर 1 घंटे में तुम उस गाँव को खाली नहीं करवा पाए तो हम उस पर हमला कर देंगे और बीच में आने वाले सभी नावियों को मार दिया जाएगा। जैक और ग्रेस जल्दी से अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में जाते हैं और कबीले वालों को बताते हैं कि इंसान यहाँ पर हमला करने वाले हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। नेटिरी जैक से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से पता था यह सब कुछ होने वाला है? जैक कहता है कि हाँ, लेकिन अब मैं तुमसे और इस जगह से प्यार करता हूँ। यह सुनकर कबीले वालों को बहुत ही गुस्सा आता है। जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्नल पूरी आर्मी के साथ होम ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है। दरअसल यह एक बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ होता है और इसके जितना बड़ा और विशाल पेड़ पूरे पेंडोरा पर कहीं पर भी नहीं होता है। जब कर्नल यहाँ पर पहुँचता है तब वह देखता है कि जैक और ग्रेस को बंदी बना रखा है, जिसका मतलब है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसलिए कर्नल अपनी आर्मी को हमला करने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद बहुत सी मिसाइलों से अटैक किया जाता है। इस वजह से सभी तरफ आग और तबाही मच जाती है। बहुत सारे नावी मारे जाते हैं और अंत में उनका होम ट्री भी गिर जाता है। फिर जैक और ग्रेस का स्लीपिंग चैम्बर भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जैक, ग्रेस और नॉर्म तीनों को पकड़कर प्रिजन में डाल दिया जाता है, लेकिन इनकी एक साथी आकर इन्हें बचा लेती है। फिर ये तीनों एक हेलीकॉप्टर के जरिए अपने स्लीपिंग चैम्बर्स को जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं ताकि इन्हें वापस से ढूंढा ना जा सके। उसके बाद जैक एक बार फिर से अपने चैम्बर के अंदर जाता है, जिससे वह अवतार वाली बॉडी के अंदर उठ जाता है। जैक देखता है कि चारों तरफ सब कुछ खत्म हो चुका है और सभी जगह राख ही राख है। जैक सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो यह भी जानता है कि किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए सबसे पहले उसे उनका भरोसा जीतना होगा। फिर जैक अपने इकरान को बुलाता है और आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक के नीचे तुरुक उड़ रहा होता है, जो कि पेंडोरा का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक पक्षी होता है। जैक अपने इकरान को नीचे लेता है और तुरुक के ऊपर छलांग लगा देता है। कट करके हमें दिखाया जाता है कि सभी नावी उनकी देवी ईवा से प्रार्थना कर रहे होते हैं और तभी वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ तुरुक बढ़ रहा होता है। लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि तुरुक की कोई सवारी कर रहा होता है और यह और कोई नहीं जैक होता है। इसके बाद सभी को एक बार फिर से जैक के ऊपर भरोसा हो जाता है और जैक कहता है कि इंसान एक बार फिर से हमला करेंगे, हम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, सभी कबीलों को एक बार फिर से एक होना होगा। इसके बाद पेंडोरा के सभी कबीलों को एक संदेश पहुंचाया जाता है कि तुरुक मक्तो उन्हें बुला रहा है। बेसिकली तुरुक मक्तो उसे कहा जाता है जो तुरुक की सवारी करता है। यह संदेश मिलते ही यहाँ पर हजारों लाखों नावी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक यहाँ की देवी ईवा से प्रार्थना कर रहा होता है और उनसे मदद मांगता है। इसके बाद कट करके हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी इंसान अपनी पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस बार सभी नावी भी तैयार होते हैं। बहुत से नावी जिनके पास इकरान होता है वो सभी आसमान से इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। बचे हुए नावी जमीन से इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। जैक के पास पेंडोरा का सबसे बड़ा इकरान होता है और वो अपने तुरुक के पंजों से इंसानों के बहुत से हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। सभी नावी अपनी पूरी बहादुरी से इंसानों का सामना करते हैं, लेकिन इंसानों के पास बहुत सारे एडवांस हथियार होते हैं और पेंडोरा के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता है। इसलिए एक वक्त के बाद वो इंसानों से धीरे धीरे हारने लगते हैं। बहुत सारे नावी भी मारे जा चुके होते हैं, जिस वजह से उनका हौसला टूटने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि नेटिरी भी फंस गई होती है और इंसान उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इंसानों को रेडियो पर खबर मिलती है कि कोई चीज उनकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सभी नावी तो उनके सामने थे, तो फिर ये अनजान चीज क्या है जो उनकी तरफ आ रही थी। यह सभी पेंडोरा के खतरनाक जानवर होते हैं, जिनके ऊपर गोला बारूद का भी कोई असर नहीं होता है और वो इंसानों को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी बहुत से इकरान इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। यह देखकर नेटिरी बताती है कि जैक की प्रार्थना देवी ईवा ने सुन ली है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कर्नल हार नहीं मानता है और वो जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेटिरी सही समय पर आकर कर्नल के सीने में अपना जहरीला तीर मार देती है और जैक को बचा लेती है। अब जंग खत्म हो जाती है और सभी इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेजा जा रहा होता है, लेकिन कुछ इंसान जो दिल के साफ होते हैं उन्हें पेंडोरा पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक के इंसानी शरीर को और उसके अवतार वाले शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास लाया जाता है, जहाँ पर सभी नावी उनकी देवी ईवा से प्रार्थना कर जैक की
इंसानी शरीर वाली आत्मा को उसके अवतार वाले शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका मतलब है कि अब वो हमेशा के लिए नावी बन गया है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है अवतार और यह सन 2009 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन एडवेंचरस हाई-फाई मूवी है और IMDb पर इसकी 7.8 की रेटिंग है। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून है और इस मूवी का बजट $237 मिलियन का था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग $3 बिलियन की कमाई की और यह दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।